हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो अक्टूबर 2020 में पेपर हुआ था, वो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको 1 to 10 क्वेश्चंस हमने आपको समझाए थे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ इस वीडियो में हम आगे के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 11 to 25 क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो गाइज़, ये अक्टूबर 2020 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, सब स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस को समझना अच्छे से, आपको ये एनालिसिस करना होगा कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, और उन सारे टॉपिक्स पर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। इन सब क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज़, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पेपर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आप सबने, जो स्टूडेंट्स पहले जिनको पेपर मिला था, उन सब ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस से। सो रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर श्योर। एक क्वेश्चन आपका इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस से फ्रेम होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, मोहन हैज़ रेंडर्ड हिज सर्विसेज इन इंडिया एंड रिटायर्ड इन 2015। सो मोहन ने इंडिया में अपनी सर्विसेज रेंडर की और 2015 में रिटायर हो गया। देन ही शिफ्टेड एंड सेटल्ड इन सिंगापुर। तो भाई बाहर जाके बंदा सेट हो गया है। अब उसको पेंशन मिलती है रिसीव्ड बाय हिम फॉर सच सर्विसेज वुड बी। तो इनको हम क्या ट्रीट करेंगे? ऑप्शंस हैं हमारे पास 4। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया व्हेन ओनली इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सो रेजिडेंशियल का टॉपिक हमारा है, तो एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो, यहाँ पर टैक्सेबल का पॉइंट नहीं है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से फ्रेम हो सकता था। पहला तो ये कि एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि भाई ये इनकम एक रेजिडेंट के लिए कैसे टैक्सेबल होगी, या एक एनआर के लिए टैक्सेबल होगी, नहीं होगी। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था आपसे। और या फिर ऐसे ये पूछा है कि बताओ इस इनकम को हम ट्रीट क्या करेंगे, राइट। तो हम अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखें तो हमारे चारों ऑप्शन में डीम टू अक्रू और अराइज है, राइट। अब ये मतलब क्या होता है डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का? देखो, बंदे ने 2015 तक अपनी सर्विसेज दी हैं इंडिया में, और रिटायर होने के बाद वो सेटल हो गया किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, सिंगापुर में सेटल हो गया। अब उसको पेंशन मिल रही है, तो जो पेंशन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? इंडिया की तरफ से, जिस भी कंपनी में काम करता था या गवर्नमेंट दे रही है, व्हाटएवर। तो किससे मिल रही है उसको पेंशन? इंडिया से। अब चाहे वो इंडिया में मिले, चाहे उसको बाहर मिले, मिलेगी तो इंडिया से ही। मतलब कि जो सोर्स है वो कहाँ है? वो सोर्स बेसिकली इंडिया में है। अब वो इनकम उसको चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली मिलती है, बट इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ट्रीट की जाएगी। रीज़न इज कि भाई वो इंडिया से रिलेटेड है। सो हम किस किस टाइप की इनकम को इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ट्रीट करते हैं? जो भी इनकम हम कहें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या फिर आपका कोई बिजनेस सेटअप है इंडिया में, या बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, या इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, इंडिया में आपका इनकम का कोई और सोर्स है, वहाँ से अगर आपको इनकम मिल रही है, तो भाई इस टाइप की सब इनकम को हम इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ट्रीट करते हैं। इट मीन्स कि भाई इंडिया का सोर्स होना चाहिए। अब कहीं से भी मिल रही है, इंडिया का सोर्स होना चाहिए। अब उसको पेंशन मिल रही है, इंडिया की तरफ से मिल रही है, तो इंडिया इन्वॉल्व है ना, इंडिया पे कर रहा है ना। अब चाहे वो बाहर है चाहे वो कंट्री के अंदर है, इट डजेंट मैटर। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बिजनेस से या बिजनेस कनेक्शन से, कोई प्रॉपर्टी से
कोई ऐसा सोर्स जो इंडिया में सेटअप है, इनसे जब भी इनकम किसी पर्सन को मिलेगी तो उसको ट्रीट किया जाएगा इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। अब ये टॉपिक समझने के बाद अब अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो अब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था कि मोहन ने 2015 तक अपनी सर्विसेज इंडिया में रेंडर की एंड उसके बाद वो सिंगापुर सेटल हो गया। अब उसको जो पेंशन मिलेगी इन सर्विसेज के लिए, इनको हम क्या ट्रीट करेंगे, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, राइट। सो गाइज आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये टेबल आप लोगों के लिए एडिशनल है, आप ये अपनी नोटबुक में बना सकते हो। इसमें क्या है, इनकम टाइम कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे इंडिया में अर्न हुई है चाहे कहीं और अर्न हुई है, तो रेजिडेंट NOR और NR इन तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डिफरेंट इनकम का टैक्स कैलकुलेशन है कि भाई आर रेजिडेंट या हम कहें ROR, NOR और NR कौन सा कब किस सिचुएशन में टैक्स देगा। सो ये भी आप एक एडिशनल पॉइंट अपना नोट डाउन कर सकते हो, इनसे भी क्वेश्चन आने के हमारे चांसेस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनकम टैक्स से रिलेटेड ही। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें हम कहें कि भाई वो कहेगा कि NAV कैलकुलेट करो या GAV कैलकुलेट करो, राइट। या फिर जो बेसिकली कितना एग्जेम्प्ट होता है, किसको हम DLOP ट्रीट करते हैं, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। पर्सन के पास अगर लॉस है एक हाउस प्रॉपर्टी में तो वो सेट ऑफ कैसे करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकम टैक्स बहुत वाइड है बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनमें हम बात करें। फर्स्ट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। सो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। सो अब हमारा टॉपिक क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, ठीक है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे उस लॉस को। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए हम कहें कि आप फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो आप कैसे करोगे। ऑप्शंस हैं हमारे पास, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइटली। सो अब ये 4 ऑप्शंस हैं। पहले हम टॉपिक समझते हैं फिर हम क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे तो ईजिली हमें ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सो एज पर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग अगर किसी एक पर्सन का एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, मैंने कहा कि मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक हाउस प्रॉपर्टी में मुझे लॉस हो रहा है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। सो सेक्शन 70 ये कहेगा कि हम एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे हमारा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये हमारी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है। इंट्रा मीन्स विद इन, राइट, एक ही हेड में जब हम करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है, मिस्टर एक्स के पास 2 घर हैं, उसको एक घर में लॉस हो रहा है 34,000 का और दूसरे घर में बेनिफिट हो रहा है 80,000 रुपये का, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम एक हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से। ये तो हमारा हुआ सेक्शन 70।
सेक्शन 71 ये कहता है कि हम इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब ये इंटर मतलब बिटवीन, जैसे हम कहते हैं ना कि इंटर कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। तो अब हम कि जैसे हमारे टेक्स्ट में इनकम अंडर द हेड सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम द पीजीबीपी, जो हमारा प्रॉफिट बिजनेस और प्रोफेशन से होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हमारा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो सेक्शन 71 ये कहता है कि हम इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। हम अपने लॉस को दूसरे हेड में अगर हमारे पास इनकम है तो हम सेट ऑफ कर लेंगे, बट कैजुअल इनकम से हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कैजुअल इनकम से नहीं करेंगे। कैजुअल इनकम मीन्स जैसे कि हमें कोई लॉटरी टिकट मिली है, हमने गैम्बलिंग से कुछ इनकम हुई है, हमने कोई ऐसा बेसिकली पजल गेम जीता है, मतलब ये सब हमारी कैजुअल इनकम में आती हैं। रेस हॉर्सेस वाली, बेटिंग वाले इनकम जो हम कहें। सो सेक्शन 71 ने ये कहा कि हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर मेरे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 30,000 रुपये का और मेरा सैलरी हेड में मेरे पास इनकम है 2 लाख रुपीज़, तो भाई हम ये 30,000 के लॉस को ये 2 लाख रुपीज़ में एडजस्ट ईजिली कर लेंगे। बट एक कंडीशन यहाँ पर हमारी आती है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि जब भी हम इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे तो भाई मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक के लॉस को एडजस्ट करेंगे। मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के लॉस को ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सो कैजुअल इनकम मीन्स जो इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस हॉर्सेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, इनसे जो बेसिकली होती है। और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लॉस हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी डिफरेंट हेड से, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं। ये भी एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 71 भी ये कहता है कि भाई देखो, आपने सेट ऑफ कर लिया, बट अगर आपका फिर भी अनएडजस्टेड लॉस बचता है तो ये अनएडजस्टेड लॉस को आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में मैक्सिमम 8 ईयर्स तक एडजस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स को हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है प्रीवियस ईयर 1920 में, तो प्रीवियस ईयर के लिए उनका असेसमेंट ईयर हमारा होगा 2021, एंड इट कुड नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर, कि भाई वो जो लॉस था वो सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो हम कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये बेसिकली इनके प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर, इट मीन्स हम सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स तक उस लॉस को, अनएडजस्टेड लॉस को हम सेट ऑफ इजीली कर सकते हैं। सो गाइज, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना था हमें कि हम सेट ऑफ करेंगे या कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर हमारा लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में तो हम इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स तक। 8 ईयर्स तक हम इजीली कैरी फॉरवर्ड इनको कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग से है। बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेपो रेट? तो मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल वीडियो हमने एक बनाई है ऑलरेडी, जिसमें हम कहें कि टॉपिक भी इंक्लूड है और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियोस का, तो आप टॉपिक करके और फिर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा रेपो रेट क्या होता है और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं। रेपो रेट मीन्स कि जब कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है अप टू 90 डेज़ के लिए, और वो आरबीआई के पास जाता है और बोलता है कि भाई हमें लोन दे दो, आरबीआई उनको लोन देगा और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको हम कंसिडर करते हैं रेपो रेट, राइट? सो रेपो रेट मीन्स द रेट आरबीआई लेंड्स टू द बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी। शॉर्ट मैच्योरिटी के केस में आरबीआई उनको वो अमाउंट लेंड करता है।
सो गाइज इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर है। ना कि स्टेट गवर्नमेंट को, ना कि इंटरनेशनल एजेंसीज आरबीआई को देते हैं, और ना ही आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है। बेसिकली आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से बोरो करेगा वो तो हमारी रिवर्स रेपो रेट होती है, ये सबको पता है। सो थर्ड आंसर राइट आंसर हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेजेस। सो पोजिशनल एवरेजेस, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारे मैथमेटिकल एवरेज और हम बात करें हमारे पोजिशनल एवरेज, ये दो तरीके से होते हैं। पोजिशनल मतलब जो पोजीशन बताते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारा मीडियन मीन्स जो वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, वो मीडियन, द मिडल वैल्यू वी कैन से दैट, राइट। मोड मीन्स कि भाई कौन से डेटा के अराउंड में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, ये शो करता है। सो मीडियन एंड मोड हमारे पोजिशनल एवरेज होते हैं। हमारा AM, GM, HM ये तीनों हमारे बेसिकली ये तीनों हमारे किस टाइप के एवरेज होते हैं, ये तीनों हमारे मैथमेटिकल एवरेज के क्लासिफिकेशन में हम इनको इंक्लूड करते हैं, AM, GM और HM। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा पोजीशनल एवरेज है? तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट किया तो ये दोनों डिलीट। ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा मैथमेटिकल है, ऑप्शन सेकंड डिलीट। सो मीडियन एंड मोड ओनली हमारे पोजीशनल एवरेज हम कहेंगे कि होते हैं, और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सो गाइस समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन? नाउ the regression coefficient is independent of the change of origin and change of scale। ये दोनों क्या होता है पहले ये समझो। चेंज ऑफ ओरिजिन की जब भी हम बात करते हैं और चेंज ऑफ स्केल की जब हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई और डिवीजन, राइट। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमारे होते हैं BXY, BYX, तो ये इंडिपेंडेंट मतलब कि भाई किस चीज़ में चेंज होने की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और डिपेंडेंट मतलब कि भाई चेंज होने से उनके ऊपर हम ये कहें कि इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब पहले हम समझते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा कोरिलेशन और रिग्रेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको मैं कंसीडर करूँगी स्टैटिस्टिक्स में। फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा, बट अक्टूबर 2020 में हमने देखा कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी और रिग्रेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी। सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट की हमसे पूछी गई है। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं बेसिकली B से, BXY और BYX। द रिग्रेशन कोफिशिएंट Y ऑन X को डिनोट करेंगे BYX और इसको BXY। ये जस्ट नॉर्मल सा पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा बेसिकली लेस देन 1 होगा। देन हम बात करें कि ये जो हमारे BXY और BYX होते हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन इनका अर्थमेटिक मीन AM, इनका अर्थमेटिक मीन हमेशा हम ये कहें कि इन दोनों कोफिशिएंट का ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट से, लेस देन मतलब नहीं होगा। देन ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका अंडर रूट लेंगे तो ये 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट इक्वल होंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट से, और इनका अर्थमेटिक मीन या तो ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट से। एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, इट मीन्स the sign of both the coefficients should be the same। ये भी हमारी important property है, and vice versa। and
another important property is they are not independent of the change of scale. They are not independent means they are dependent on the change of scale. Change of scale का मतलब क्या होता है? Multiply और division, right? So there will be change in regression coefficient. जब भी हम constant x और y से कुछ भी multiply करेंगे तो भाई हमारा regression coefficient dependent होगा और हमारा regression coefficient हम ये कहें कि change होगा. So it is, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लो, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल. इट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन. सो गाइज आई होप कि सबको क्लियर है. अब क्वेश्चन देखते हैं. द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो अभी हमने क्या पढ़ा? इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल. तो स्केल के ऊपर तो ये डिपेंड रहता है, बट हमें इंडिपेंडेंट का बताना है. इट मीन्स चेंज ऑफ ओरिजिन, कि जब भी अगर कुछ कांस्टेंट प्लस या माइनस होगा तो उसका इम्पैक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर हम कहेंगे कि नहीं पड़ेगा. अभी इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर चाहे तो अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में फ्रेम करके आपको क्वेश्चन दे सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रेस्ड डेटा? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कॉम्प्रेस्ड डेटा का? कॉम्प्रेस्ड डेटा मीन्स, कंप्रेशन का मतलब हमारा सिंपल क्या होता है कि जब हम किसी लार्जर फाइल को स्मॉल साइज में कंप्रेस कर रहे होता है, राइट, ताकि उसको सेव करना इजी रहे, वो स्टोरेज स्पेस ज़्यादा ना ले, इसको हम बोलते हैं. तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कंप्रेस्ड डेटा का? देखो, जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल होता है और हम हिस्टोग्राम में कैसे फ्रेम करते हैं? जैसे हम इस तरीके से डेटा को अरेंज करेंगे ना, राइट, कि जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको हम कंप्रेस कर देते हैं. अब हम सिंपली ये हिस्टोग्राम देख के बता देंगे कि भाई देखो, अगर यहाँ पर ईयर दिया है कि 92, 93, भाई इस एक साल में ये चेंज हुआ, इस 2 साल में ये चेंज हुआ, तो हमने डेटा को कंप्रेस फॉर्म में कर दिया ऑब्वियसली, कि ताकि अब इसके ऊपर कंक्लूजन निकालना इजी रहेगा. ये अब शॉर्ट फॉर्म में है. ओजाइव की हम बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हम हमारा मोर देन लेस देन ओजाइव बनाते हैं, फिर हम जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारा मिडल पॉइंट होता है, वहाँ पर हम इसको मीडियन कंसीडर करते हैं, राइट. सो ओजाइव हमारा जो मोर देन लेस देन, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी तो हम डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, कि भाई इस इंटरवल के बीच में इतने बच्चे हैं जो पास हुए हैं, लाइक 20, 10 to 20 के बीच में इतने बच्चे हैं जो पास हुए हैं, मतलब हम कुछ भी डेटा को अरेंज कर रहे हैं. तो ये भी हम कंप्रेस्ड फॉर्म में ही लिख रहे हैं ताकि हमारे लिए ईजी रहे. जैसे कि हम बात करें कि भाई 0 to 10 के बीच में मार्क्स 10 बच्चों के आए हैं, 10 to 20 के बीच में मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो हमने अलग अलग, मतलब एक तो होता है कि लिस्ट, कि आप लिखोगे कि पहला बच्चा ये, इसके इतने मार्क्स, दूसरे तीसरे, आप ऐसे 50 बच्चों का लिखोगे. बट अगर हम ऐसे, भाई हमने 5 कॉलम में डिवाइड कर दिया इनको, है ना, और फिर हम इनके ऊपर कुछ लगा रहे हैं आइडिया, तो ये हमारा कंप्रेस्ड फॉर्म में है ऑब्वियसली. सो डेटा एरे इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड डेटा. नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज डेटा एरे? डेटा मीन्स हमारे पास कुछ नंबर्स, कुछ मेजरमेंट होते हैं जो हम कलेक्टेड करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम कलेक्ट करते हैं. एरे मीन्स लाइक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, कि जब हम सिस्टमैटिक जस्ट सिंपली उनको रो और कॉलम में अरेंज कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई कंप्रेशन नहीं लगा रहे हैं, हम उस डेटा को
कंप्रेस नहीं कर रहे हैं. सो डेटा एरे सिंपली मीन्स द ऑब्जर्वेशंस दैट आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड. वो ऑब्जर्वेशन जिनको हम सिंपली सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं. सो डेटा एरे हमारा एग्जाम्पल नहीं है कंप्रेस्ड डेटा का, और हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. सो गाइज, इससे आपको क्वेश्चन समझने हैं ताकि आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर हों. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहले तो हमेशा ये फाइंड आउट करो कि आपको ट्रू निकालना है या फॉल्स, और फिर उस पर्सपेक्टिव से हम हमेशा क्वेश्चन को रीड करते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग. करें, अब समझें. सो द फर्स्ट पॉइंट, a void agreement is the one that is not enforceable by the law. The point is, what is void agreement? void agreement हमारे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिएबल होते हैं बट एंड में वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है कि भाई उन कॉन्ट्रैक्ट्स की परफॉर्मेंस फुलफिल करना इम्पॉसिबल है. जैसे कि void कॉन्ट्रैक्ट्स का हमने एग्जाम्पल समझा था. void कॉन्ट्रैक्ट्स की हमारी एक वीडियो भी है 5 मिनट की, आप वो देख सकते हो, आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. सो void कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि भाई हमने फ़ोन बेचने का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपना फ़ोन सेल कर रही हूँ और एक कस्टमर बाय कर रहा है. उसने बोला कि वो कल आके ले जाएगा, बट इवनिंग में अगर मेरा फ़ोन टूट जाता है या हम कहें गुम हो जाता है तो अब मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको अपना फ़ोन दूँ. मैं कहूँगी भाई मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, गुम हो गया है, तो अब मैं कहाँ से दूँगी? सो दैट इज़ void एग्रीमेंट. सो void एग्रीमेंट स्टार्टिंग में इन्फोर्सिएबल होते हैं बट बाय द एंड इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, उनको फुलफिल करना इम्पॉसिबल है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्स वन. आगे चलते हैं. वेयर ए पार्टी वेव्स इट्स राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर पार्टी इज रिलीज्ड ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. इसने क्या बोला है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखो, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें कि मान लेते हैं मैं हूँ एक आर्टिस्ट, ठीक है, और मैं बनाती हूँ हैंडमेड पेंटिंग्स. अब एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आप मेरे लिए ये पेंटिंग बना दो. मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी प्राइस था हमने डिसाइड कर लिया कि मैं बना देती हूँ. और फिर डिसाइड हुआ था कि 15 दिन में भाई मैं ये पेंटिंग बना के आपको दे दूँगी. ठीक है, तो मतलब मैंने कहा ठीक है. तो स्टूडेंट ने 2 दिन के बाद मुझे कॉल करके बोला कि मैम वो पेंटिंग ना आप रहने देना, मुझे ना नहीं चाहिए, अभी नहीं बनानी है. मतलब कि एक पार्टी ने अपने राइट्स को विड्रॉ कर लिया है. अब स्टूडेंट ने ये बोल दिया कि भाई आप पेंटिंग मत बनाना, भाई मैं अपना राइट वेव कर रही हूँ. वेव करना मीन्स समथिंग लाइक विड्रॉ करना. ठीक है, अब स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया कि भाई आप पेंटिंग मत बनाना, तो अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है. जब एक पार्टी अपना राइट वेव कर रही है तो अदर पार्टी भी ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाती है. अब मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे वो पेंटिंग बनानी है. ऑब्वियसली कि अब मैं क्यों बनाऊंगी. ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है ये भी. नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड for no fault of the promisor, the contract does not become void by impossibility of performance. देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है. यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर हम कहें कि प्रोमिसर का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो पर्सन ने प्रॉमिस किया था कि वो ये काम करेगा, और प्रोमिसर का कोई फॉल्ट नहीं है, बट वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसको. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट हम ये कहेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगी. सो इट डज बिकम, ये नॉट नहीं है, इट डज बिकम वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अभी चल रहा है लॉकडाउन,
अभी एक आर्टिस्ट को किसी ने बोला था कि भाई आप ये पेंटिंग बना दो, उसने कहा था कि ठीक है मैं ये पेंटिंग बना दूंगा, बट आर्टिस्ट के पास हम ये कहें कि भाई कैनवस भी ख़त्म हो गए, उसके पास पेंट कलर्स भी नहीं है, पेंट्स भी नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा? तो पेंटिंग बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, एंड लेट्स से कि कंप्लीट लॉकडाउन अगर लग जाता है तो अब उसके लिए इम्पॉसिबल है ये टास्क परफॉर्म करना। सो सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट का डिस्ट्रॉय हो गया है, प्रोमिसर का कोई फॉल्ट नहीं है, सो कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहेंगे कि वॉइड हो गए हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन कि भाई वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके दे। ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब होगा, बंद कब होगा, या तो काम पूरा हो जाए या फिर एक पार्टी अपना राइट वेव कर ले, या फिर हम ये कहें कि भाई दोनों मिलके कुछ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिन जिन सिचुएशन में डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे कि होता है। जैसे कि नोवेशन एक पॉइंट आता है हमारा, रेसिजन एक पॉइंट आता है। सो 5 to 6 अलग अलग पॉइंट्स हमारे आते हैं, बट असाइनमेंट इज ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। अब ये होता क्या है, पहले इसको भी समझते हैं। असाइनमेंट एक लीगल टर्म है जहाँ पर एक इंडिविजुअल, हम कहेंगे कि असाइनर, अपना राइट ट्रांसफ़र कर रहा है, अपना राइट या अपनी प्रॉपर्टी या अदर बेनिफिट्स किसी दूसरे पर्सन को, असाइनी को ट्रांसफ़र करता है। समझते हैं इसका मीनिंग। सो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब असाइनमेंट ऑफ राइट और डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये दोनों चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि वो उसको गिटार सिखाएगा $60 में। अब ए ने ये ड्यूटी असाइन कर दी सी को कि भाई ए ने अब सी को बोल दिया कि भाई आपको ये, आप इस पर्टिकुलर पर्सन बी को गिटार सिखा देना। तो यहाँ पर ए ने असाइनमेंट कर दिया है अपने राइट्स का अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई अब वो $50 में सी को बोला कि मैं तुम्हें $50 दूंगा और इस बंदे को गिटार सिखाना है। और डेलीगेशन, ए ने अपनी ड्यूटी सी को दे दी कि भाई अब आप इसको गिटार सिखा देना। यहाँ पर ए को हम क्या कहेंगे, ए हमारा पर्टिकुलर पर्सन है असाइनर, एंड द डेलीगी जिसने अपनी डेलीगेट की है अपनी ड्यूटीज़ को, और सी यहाँ पर अब होगा ऑब्लिगेटर, अब जो हम कहेंगे कि फुलफिल करेगा, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली ऑब्लिगेशंस जो असाइनी की है, बेसिकली हम ये कहें कि अब सी को वो ड्यूटीज़ फुलफिल करनी है, राइट। तो अब देखो कि यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ है, यहाँ पर जस्ट हम ये कहेंगे कि भाई असाइनमेंट किया गया है, डेलीगेट की गई है अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो हम बात करें कि भाई अपने राइट्स को ए ने डेलीगेट किया है। सो असाइनमेंट is the obvious mode of discharge of contract. This statement is false और हमारा सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन ए मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो हमें पता है कि ये ट्रू है। अब अगर इसको हम इधर उधर प्लस माइनस करें, जैसे कि सिंपल मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये देखो, ये माइनस का 2 मीन है, ये इधर का आके प्लस हो जाएगा तो भी हमारा ठीक है। लाइक मोड प्लस 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन।
तो हम इसको करेक्ट कंसीडर करेंगे, ये भी ठीक है। अब अगर इसको आप दूसरे तरीके से डिसाइड करोगे, ये देखोगे कि देखो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लाइक 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3 मीन माइनस 3 मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, राइट। ये मोड हम ये कहें कि ये जो लाइक 3 मीडियन है ये उस तरफ चला जाएगा तो ये 3 प्लस का मीडियन हो जाएगा, और ये मोड इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सो 3 मीन में से एक मीन चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 मीन, और मोड इधर आएगा तो प्लस 2 मीन प्लस मोड, और ये माइनस का 3 मीडियन दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 मीडियन। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये भी तो सेम इक्वेशन बन रही है हमारी ऑप्शन 3 वाली। सो इस क्वेश्चन के मार्क्स सब स्टूडेंट्स को मिले थे जिन्होंने भी ए, बी या सी इन तीनों में से जो भी ऑप्शन पिक किया होगा उन सब स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स ही हमारी, तीनों ऑप्शंस ही हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं। ओके, सो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कंसीडर करेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है और बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Monetary policy causes a deliberate change in government revenue and expenditure. First point, monetary policy RBI जो डिसाइड करता है अपनी monetary policy कमेटी के थ्रू, भाई वो तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई कम या ज़्यादा करनी है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। देखा जाए तो यहाँ पर वर्ड्स इंटरचेंज किए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की जगह यहाँ पर अगर मैं फिस्कल लिख दूँ और नीचे फिस्कल की जगह मैं मॉनेटरी लिख दूँ तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। मीनिंग डेफिनेशन दी है बट मीनिंग वर्ड को इंटरचेंज कर दिया। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी है, जो प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट वगैरह से रिलेटेड हम जिसको कंसीडर करेंगे। और मनी सप्लाई से रिलेटेड हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, बट वर्ड्स अलग अलग दिए हैं तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। सो सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। Now, the next question is, the payback period method is advised for evaluation of investment opportunities. Payback period method किसके लिए एडवाइज किया गया है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का सिंपल मीनिंग कि भाई आज मैंने अगर 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए और मैंने ये कहा कि मेरी फर्स्ट ईयर में रिटर्न है 2 लाख रुपए, सेकेंड ईयर में रिटर्न है मेरी 3 लाख रुपए, थर्ड ईयर में रिटर्न हो रही है मुझे 4 लाख रुपीज़, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मेरी ये जो इनिशियल आउटले है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये पहले स्टार्टिंग के 2 साल में कवर हो रही है ना, तो मतलब कि भाई 2 इयर्स मेरा पे बैक पीरियड है कि आप कितना अर्ली, मतलब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने ईयर्स में आप कवर कर रहे हो, दैट इज़ पे बैक पीरियड। ट्रेडिशनल टेक्निक में आता है ये, कैपिटल बजटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, पे बैक पीरियड मेथड किसके लिए एडवाइजेबल है जब हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, भाई जिस बिजनेस में कैश रिच बिजनेस है, कैश क्रंच नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, तो उनके लिए तो एडवाइजेबल नहीं है। वो तो अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे एज कंपेयर टू लिक्विडिटी। अब जिन बिजनेस में कैश कम है वो कोशिश करेंगे ना कि भाई हमारी अर्ली इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी से जल्दी हम कवर करें।
सो इसका मतलब ऑप्शन बी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इन दोनों में तो बी है। अब सेकेंड और फोर्थ का कंपैरिजन करें तो सी कॉमन है, इट मीन्स कि सी हमारा इन्वॉल्व होगा। ए और डी में कंफ्यूजन है। स्टेबल मार्केट कंडीशंस, ओवर लेवरेज बिजनेस। ओवर लेवरेज बिजनेस मीन्स व्हाट? लेवरेज का सिंपल मीनिंग कि भाई आपने बहुत ज़्यादा डेप्ट उठा रखा है, आपने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है, डिबेंचर से पैसे उठा रखे हैं, दैट इज़ ओवर लेवरेज बिजनेस। तो भाई सिंपल सा फंडा है, जब आपने पैसे डेप्ट बहुत ज़्यादा उठा रखा है, लोन सर पे है, तो आप कोशिश करोगे ना कि भाई आपकी अर्ली इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी आपकी रिकवर हो जाए, आप वो अपने पैसे जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लो ताकि धीरे धीरे डेप बर्डन को आप कम कर पाओगे। सो इट मीन्स ए और सी, जब अगर अनसर्टेन मार्केट कंडीशन है तब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे जल्दी हमें मिल जाए, और अगर हम ये कहें कि ओवर लेवरेज बिजनेस है तब भी हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पैसे हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। मार्केट कंडीशन स्टेबल है तो भाई टेंशन नहीं है, तब पे बैक पीरियड हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं। अनस्टेबल मार्केट कंडीशन है देन फॉर श्योर हमें थोड़ा रिस्क लगेगा, तो हम सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें अपनी अर्ली इन्वेस्टमेंट के पैसे रिकवर हो जाएं। सो सेकेंड आंसर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is which of the following possible negative impact of FDI on the domestic firm in the host country? host country एक होता है होम कंट्री, एक होता है होस्ट कंट्री। ये क्या है? मैंने कहा कि इंडिया की कंपनी है, इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है, तो इंडिया उसके लिए क्या होगी? होम कंट्री। अब ये कंट्री जापान में जाके अपना बिजनेस खोल देती है, तो अब जापान इंडिया की कंपनी के लिए क्या है? होस्ट कंट्री। तो हमें बताना है एफडीआई का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ऑन डोमेस्टिक फर्म्स इन द होस्ट कंट्री, कि अब इंडिया की फर्म ने जब जापान में जाके अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब जापान की जो फर्म्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, मार्केट मोनोपोली, भाई देखो मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देती है होस्ट कंट्री। हम बात करें कि भाई वो रेगुलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से दूसरी फर्म आएगी और आके मोनोपोली करेगी, डोमेस्टिक फर्म तो बेचारे क्या करेंगे, वो तो फिर डिस्ट्रॉय है, वो तो कॉम्पीट भी नहीं कर पाएंगी। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, प्रॉफिट आउटफ्लो। कॉम्पिटिशन फॉर श्योर बढ़ता है, जब कोई दूसरी फर्म्स आके बिजनेस करेंगी तो बढ़ेगा कंपटीशन फर्म। जैसे हमने कहा कि चाइना की कोई कंपनी आके और इंडिया में बिजनेस करना शुरू करे तो इंडियन फर्म्स के लिए तो कंपटीशन बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ना एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है कि आप भी, अब इंडियन फर्म्स भी कोशिश करेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें। प्रॉफिट आउटफ्लो होता है ऑब्वियसली कि भाई अब चाइनीज़ कंपनी इंडिया में प्रॉफिट अर्न करेगी और वो अपने चाइना में भेजेगी प्रॉफिट, प्रॉफिट आउटफ्लो रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हम बात करें तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, सो इसलिए एनटीए ने इस क्वेश्चन को क्या किया? ड्रॉप। इस क्वेश्चन के मार्क्स सब स्टूडेंट्स को दिए गए क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो कंफ्यूजिंग थे, हम एक क्लियर आंसर पर नहीं पहुंच सकते हैं। Now next question is question number 22. The portfolio theory articulates diversification to reduce which of the following risk? First one is what is the portfolio theory and what is the diversification? Diversification की अगर हम बात करें, portfolio theory means कि आप एक बास्केट बनाते हो और उस बास्केट में आपकी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, तो मतलब कि आप सिक्योरिटीज़ को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करते हो कि अगर आपका एक शेयर में लॉस होने के चांसेस हैं तो दूसरे में प्रॉफिट होने के चांसेस हों, ताकि आपका लॉस का रिस्क कम रहे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो, राइट। सो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी
हमारा बेसिकली इन्वेस्टर्स किस तरीके से रिस्क परसीव करते हैं, रिटर्न और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हमारा यही होता है कि हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, ऐसे शेयर सिक्योरिटीज़ हम ऐड ऑन करें कि भाई जिसमें आपका रिस्क कम से कम हो, आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क रिड्यूस हो। तो अब हमारे रिस्क की जब हम बात करेंगे तो सिस्टमैटिक और हमारा नॉन सिस्टमैटिक दो तरीके का रिस्क आता है। और जब हम इन रिस्क की बात कर रहे होते हैं सो सिस्टमैटिक रिस्क में वो रिस्क जो नॉन डाइवर्सिफाइबल है, जिनको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपना पोर्टफोलियो भी बना लें, चाहे हम डाइवर्सिफिकेशन कर लें, बट फिर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस टाइप के रिस्क के साथ कोप अप करना। जैसे कि इन्फ्लेशन, कि भाई अब इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नहीं है, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं अनकंट्रोलेबल, जिनको हम कंसिडर करेंगे और हम कंसिडर करें कि दीज आर द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो अब हम जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो ऑब्वियसली हम सिस्टमैटिक रिस्क का तो पॉइंट ही नहीं है, सिस्टमैटिक रिस्क को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, डाइवर्सिफाई उसको हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारा फिर भी हम इसको कंट्रोलेबल कंसीडर करते हैं कि अगर हम प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करें तो हम इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स कंपनी के विद इन है, इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम नेसेसरी एक्शन लेते हैं। इस रिस्क फैक्टर में हम बात करें कि भाई जैसे कि लेबर स्ट्राइक, भाई लेबर को स्ट्राइक करने ही मत दो, उनकी जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड्स हैं, फुलफिल करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। सो बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क आर द टाइप ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। बट हमारा पॉइंट क्या है कि हम पोर्टफोलियो थियरी से डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कौन से रिस्क को रिड्यूस करते हैं। हमारा मोटिव होता है कि हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करें, राइट। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, फाइनेंशियल रिस्क एंड द बिजनेस रिस्क आर द पार्ट ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। हमारा मोटिव क्या है, अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करना, ताकि हमारे लॉसेस के चांसेस कम से कम हो। So guys, the next question is question number 23. इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट नहीं है अबाउट द RTI Act 2005? Not correct about the RTI Act. RTI Act means right to information. आपने नोटिस किया कि मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हमारे बहुत आते हैं इस पैटर्न में। अपकमिंग एग्जाम जो होगा तो चांसेस हैं कि आपके ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पार्लियामेंट में इनैक्ट हुआ था और केम इन टू फोर्स, हमारी डेट है 15 जून 2005। ये केम इन टू फोर्स वाली डेट, बट इसमें क्या दिया है, October 13। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। तो ऑप्शन में इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं, इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन में इंक्लूड होनी चाहिए। अब जिस बच्चे को सिर्फ अगर ये भी डेट याद थी तो भाई ऑप्शन ए कौन कौन से ऑप्शंस में है जल्दी से देखो और समझो। किसी में भी ऑप्शन ए इंक्लूड नहीं है, तो सीधा सीधा एलिमिनेट, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी और ई, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। समझेंगे पूरा, बट दिस वन इज द ट्रिक, किस तरीके से आप इजीली एलिमिनेशन के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, एनी सिटीजन may request information from a public authority, both government and private. भाई आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट ओनली, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। सो
आरटीआई एक्ट के अंडर में जो इंडिया का सिटीजन है वो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, जो पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट या इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। उनको विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और अगर बेसिकली पिटिशनर की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो विद इन 48 आवर्स। बट द पॉइंट इज कि ओनली गवर्नमेंट से, ना कि प्राइवेट अथॉरिटी से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। और रिप्लाई कब तक मिलना चाहिए? विद इन 30 डेज। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। देखो, ये पर्सपेक्टिव, ये सिंपल मीनिंग, ये सिंपल डेफिनेशन आरटीआई की, ये आपको हर बुक में कहीं से भी आप जब आरटीआई एक्ट पढ़ोगे तो आपको सिंपल बेसिक इतना तो पढ़ोगे ना, तो देखो कि टॉपिक के बेसिक से क्वेश्चन एग्जामिनर ने किस तरीके से उठा के फ्रेम किया है। तो एक ही पैराग्राफ से 3 स्टेटमेंट बना के आपको दी है और करेक्ट इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। सो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, टॉपिक को क्लियर करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड वाली हमारी करेक्ट थी। इसको भी एलिमिनेट करते तो भी ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते क्योंकि इनमें सी था। आगे चलते हैं। नॉमिनल एप्लीकेशन फ़ीस है ऑब्वियसली कि भाई आपको कुछ नॉमिनल फ़ीस पे करना पड़ेगा, और ये फ़ीस कितनी लिख रहा है यहाँ पे? लिख रहा है 10 रुपीज़ पर पेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो भाई ये भी चेक कर लेते हैं। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग जब भी आरटीआई एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन लेगा तो एक रीजनेबल फ़ीस उनको पे करनी पड़ती है। सो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी से उनको 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, या तो चेक के थ्रू, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या पोस्टल, या कैश अगेंस्ट रिसीप्ट के थ्रू। सो इट इज़ 10 रुपीज़, नॉट 10 रुपीज़ पर पेज। ध्यान दिया जाए वर्ड्स पर, यहाँ पर क्या दिया है? पर पेज। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत, एंड द फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। सो गाइज, क्लियर सबको क्वेश्चन नंबर 23। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो। क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ PLC ए कंपनी रिड्यूस सेल्स प्रमोशन टू टेक द एडवांटेज ऑफ हेवी कंज्यूमर डिमांड। कि जब अगर कंज्यूमर्स की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो किस स्टेज पर सेल्स प्रमोशन कम कर देना चाहिए? सेल्स प्रमोशन मतलब कि कंपनी बेसिकली हम कहें एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है, कंपनी पर्सनल सेलिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, तो कैसे, कब कम कर देने चाहिए, कौन सी स्टेज में? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। जब हम PLC बनाते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का बनता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, देन फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। सो सिंपल सा फंडा है कि जब कंपनी की ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स कि कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स डिमांड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिमांड आपकी आ रही है कस्टमर्स की तरफ से, तो आपको सेलिंग एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने सेल्स प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हो। कस्टमर की हेवी डिमांड मीट करने के लिए आप अपने वो फंड्स कस्टमर के डिमांड फुलफिल करने में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, स्पीडी डिलीवरी दो, राइट? तो इन चीज़ों में आप अपना वो फंड यूज़ करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रोथ स्टेज पर कंपनी अपने सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकती है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। सो गाइज, हमने एक चीज़ नोटिस की ना कि 15 क्वेश्चंस करने में वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाती है, 10 क्वेश्चंस करने में फिर भी वीडियो हमारी थोड़ी शॉर्ट रहती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे 10 क्वेश्चंस हम एक वीडियो में डिस्कस करें ताकि ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आप एक बार में कंप्लीट वीडियो भी देख पाओ। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ मेरा सबसे पहला काम ये रहता है क्वेश्चन में ये देखना कि करेक्ट फाइंड आउट करना है या फिर नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। आगे टॉपिक क्या है वो भी बाद में देखती हूँ, पहले ये देखना है करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम से ही ये हैबिट डाल लो, ये चीज़ें नोट डाउन करने की, ये चीज़ें नोटिस करने की। सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात है,
मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, टॉपिक क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, पहले ये समझ लें कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा इस तरीके से कि हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, देन फिर हमारी प्रोजेक्ट टीम बनती है। तो हम कहेंगे कि भाई एक बंदा दो बंदों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि भाई अब ये पर्टिकुलर पर्सन ए फाइनेंशियल मैनेजर को भी रिपोर्ट देगा और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट देगा। तो यहाँ पर हम ये कहें कि एक बंदे को दो बंदों से इंफॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, राइट। कॉम्बिनेशन है फंक्शनल डिपार्टमेंट का और हम कहें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का। करेक्ट कौन सी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टीम मेंबर्स हैव फंक्शनल होम एंड दे आर नॉट नीडेड ऑन ए प्रोजेक्ट। हम बात करें कि ये जो टीम मेंबर्स हैं, ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या है, अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट पर्सन को रिपोर्ट करना, राइट। अगर उनका प्रोजेक्ट पर ज़रूरत नहीं है, अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो बेसिकली वो अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि टीम मेंबर्स हैव फंक्शनल होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन ए प्रोजेक्ट। ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम अराइज। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या हम कहें प्रोजेक्ट जो हमने अभी ये बनाए हैं, जब इनकी नीड होती है तब ये अराइज होता है, कि जैसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया फिर दूसरा अराइज होगा, साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, बट जब नीड होगी तभी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नाउ functional department are not permanent fixtures of a matrix organization, this statement is incorrect। हम बात करें कि भाई आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स जो होंगे ये आपके फिक्स रहेंगे, आपका फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपके फिक्स हैं परमानेंटली, और ये हैं टेम्परेरी जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई ये नॉन परमानेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। फाइंड आउट क्या करना था, इनकरेक्ट। तो क्वेश्चंस को केयरफुली समझो, फिर आंसर देखो, फॉर श्योर कभी भी आंसर्स आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गई। 15 क्वेश्चन डिस्कस करने में हमने टॉपिक भी डिस्कस किए, कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए, राइट। बट आप लोगों के लिए यूज़फुल है, आप लोगों के पास टाइम है हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का। जितना अच्छी तरीके से समझना शुरू करोगे, क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको ये वर्ड्स याद आएंगे, ठीक है। कि मैम ने बोला था कि क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखो क्या ढूंढना है, फिर टॉपिक पढ़ो, फिर केयरफुली देखो, एलिमिनेट करो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक समझने में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने की टेक्निक। क्वेश्चंस को करने की टेक्निक है, देन फॉर श्योर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो टॉपिक क्लियर करो, टेक्निक सीखो, नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो गाइज वीडियो अच्छी लगी है सो जल्दी से लाइक कर देना और कमेंट भी करना कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला डाउट कवर हो जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक प्लेलिस्ट अलग से बन जाएगी, उसमें आपको एक ही जगह सारी वीडियोस मिल जाएंगे, और वीडियोस का लिंक आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।